हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 2। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो करें। बीच से फॉलो करने में हमारा जो पर्पस है, जिस अलग तरीके से हम मैथ्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पर्पस लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि सबको लगेगा कि मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जबकि हम पूरा मैथ्स का सिलेबस इसमें कवर करने वाले हैं। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHL, CPO, MTS, सभी के लिए लेक्चर या सभी के लिए सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन करेंगे, तो मैं हर बार इस बार चैप्टर का नाम नहीं लिखने वाला हूँ, वैसे ही मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से है, इसमें बोला गया है रवि सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 50%, आफ्टर सम टाइम हिज सैलरी वॉज ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%, फाइंड हिज गेन परसेंटेज ऑफ सैलरी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि 50% को क्या बोलते हैं। 50% को लिखने का तरीका होता है 50/100, यानी कि 1/2। ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है। ऐसे ही अगर 20% लिखा होगा तो इसका मतलब होता है 20/100, यानी कि 1/5। ये 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि हम इसमें हर चीज को 100 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 को रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि क्या चीज कैसे आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आ रही है, ये चीजें हम देखनी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रवि की सैलरी 50% से इंक्रीज कर दी गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से आपको कॉमन सेंस वाले तरीके भी सिखाऊंगा और थोड़े से ट्रेडिशनल जो कि फॉर्मूला बेस्ड तरीके होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब जैसे हमने बताया था कि परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम हम 100 पे बात करते हैं हमेशा। अब जब रवि की सैलरी इंक्रीज हो रही है 50% से, तो हम मान सकते हैं एक तरीका है, सपोज सैलरी 100 रुपीज थी, उसने बोला है कि रवि की सैलरी 50% इंक्रीज हो गई है। 50% का मतलब होता है अगर हम 100 का 50% निकालते हैं, यानी कि वैल्यू आती है 50, यानी कि रवि की सैलरी 100 रुपीज से 50 रुपीज और बढ़ गई है, तो यानी कि उसकी सैलरी अब हो गई है 150। फिर बोल रहा है आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वाज ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%। अब ये न्यू सैलरी है, वो बोल रहा है कि न्यू सैलरी भी 50% और इंक्रीज हो गई है। अब न्यू सैलरी 150 है, तो 150 का 50% कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, तो यानी कि 150 का 50% 75। अब इंक्रीज हुई है तो प्लस करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 225, यानी कि अभी उसकी सैलरी हो गई है 225। अब पूछ रहा है फाइंड हिज गेन परसेंटेज ऑफ सैलरी। अब गेन परसेंटेज निकालना है जो उसकी फर्स्ट सैलरी थी, पहली सैलरी थी, उसके बाद 2 इंक्रीमेंट उस सैलरी पर लगे, अब उसकी सैलरी हो गई है 225। तो इसके रेफरेंस में इसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो गई है। अब यहां से यहां तक इंक्रीज हुआ है 125 का। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना इंक्रीज हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, जो हमारी पहले सैलरी थी वो नीचे, इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि उसकी सैलरी 125% से इंक्रीज कर गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है। अब ये चीज हमने 100 मान के करी। इसमें दूसरा तरीका होता है कि रेशो मेथड भी यूज हो जाता है। रेशो मेथड क्या बोलता है, यानी कि हम परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करने का मतलब है, अब देखो जैसे 50% बोल रहा है, तो हर बार ये नंबर्स बड़े होते हैं, तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि हम हर बार 100 पे कैलकुलेट करते हुए ये नंबर काफी बड़ा हो जाता है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, जिससे कि टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। रेशियो मेथड थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो रेशियो मेथड भी एक बार देख लेते हैं। अब रेशियो मेथड करने के लिए क्या मतलब है, 50% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, पहले ये समझते हैं। 50% का मतलब होता है 50/100, यानी कि 1/2। ये तो उसकी इनिशियल सैलरी होगी,
और ये होगा इंक्रीज्ड सैलरी। यानी कि अगर हम बोलें कि उसकी फर्स्ट सैलरी 2 रुपये थी और 50% से इंक्रीज हुई, तो यानी कि ये 50% था, यानी कि +1 होके अब उसकी सैलरी हो जाएगी 3। फर्दर 50% इंक्रीज हुई, तो यानी कि 3 का 50%, 3 का 50%, आपको 50% का मतलब समझ में आया कि हाफ होता है, 3 का हाफ हो जाएगा 1.5, यहाँ पर हो गया 1.5, तो उसकी सैलरी हो गई 4.5। ये इनिशियल सैलरी थी, ये फाइनल सैलरी है। कितना बढ़ा है यहाँ पर? 2.5 बढ़ गया। अब परसेंटेज इंक्रीज, गेन परसेंटेज निकालना है सैलरी में, तो हमने यहाँ पे ऊपर किया था कि जितना बढ़ा है सैलरी उसको ऊपर लिखेंगे, इनिशियल सैलरी नीचे लिखेंगे, इनटू 100। डेसिमल हटता है तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 5 पे चला जाएगा, 25 इंटू 5 125% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा, बट डिपेंड करता है कि आप नंबर्स को देख के उसको 100 से सॉल्व करना चाहते हैं या रेशो मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 100 से जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं तो जल्दी आंसर आ जाता है, कुछ लोग रेशो से जल्दी कैलकुलेट करते हैं तो रेशो से भी वही आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रेशो का। अब इसमें बोला गया है द रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5 और उन दोनों नंबर का डिफरेंस 210 दिया हुआ है। अब एक बारी कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसमें। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, उसने बोला है 2 नंबर है, सपोज हम लेट कर लेते हैं, एक नंबर 10 है, एक नंबर 20 है। अब इनका रेशो अगर निकालना है तो रेशो ऐसे होता है, यानी कि 1/2, इसको 1:2 ऐसे लिख लेंगे, तो 10 और 20 जो 2 नंबर है हमारे, उनका रेशो हो जाएगा 1:2। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 है। जब हम इन दोनों को कट किया, 10 से कट किया आपने, इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 10, तो उस डिफरेंस को भी 10 से कट करके यहां देखो डिफरेंस 1 आ गया है। तो सेम डिफरेंस भी उसी नंबर से कटता है जो कि आपकी इनिशियल वैल्यू, जो नंबर्स हैं जिस नंबर से आप उनको काट के फाइनल रेशो लिखोगे वो भी उसी नंबर से कटेगा। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से करके दिखाऊंगा एक्स मान के, जबकि पेपर में हाईली रिकमेंडेड है कि आप एक्स मान के किसी क्वेश्चन को ना करें, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाने के क्वेश्चन के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्स नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स लिखने से वैसे भी लेंदी होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो यहां पर दिया हुआ है 2 नंबर है 2 और 5, 2 केस हो सकते हैं यहाँ पे। अब ये कोई फॉर्म है, फाइनल फॉर्म है, तो कुछ नंबर कटा होगा क्योंकि रेशो में लिखा हुआ है। तो जो नंबर कटा होगा सपोज उसको एक्स मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर 2x हो जाएगा, सेकंड नंबर 5x हो जाएगा। अब इसने बोला, ये नंबर हो गए हमारे, इसने बोला है कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 210 है, तो यानी कि ये बोल रहा है 5x - 2x = 210। यानी कि यहाँ पर 3x की वैल्यू आ जाएगी 210, x की वैल्यू आ जाएगी 70 कैसे, मतलब 210 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे 70 हो गया। तो यानी कि 70 वो नंबर था जो कि कट किया गया था इन नंबर से। यानी कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 70 रखेंगे तो यानी कि ये नंबर हो गया 140, यहाँ पर अगर 70 रखेंगे तो ये नंबर हो गया 350। अब इन्होंने पूछा है स्मॉलर नंबर कौन सा था। अब स्मॉलर नंबर आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दूसरा एक तरीका है, इसमें x मानने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज कर लेते हैं कि यही नंबर है जो वो नंबर थे, ठीक है। सपोज नंबर 2 था और नंबर 5 था, दोनों के बीच का डिफरेंस 3। यहां पर डिफरेंस को कंपेयर कर लेते हैं, डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 210, तो 3 की वैल्यू 210 है, तो 1 की वैल्यू 70 हो जाएगी। अब पूछा है स्मॉलर नंबर। अब इन दोनों नंबर में से स्मॉलर नंबर तो यही है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब 1 की वैल्यू 70 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, तो यानी कि स्मॉलर नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 140। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि नंबर क्या था, ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर से ये डायरेक्ट ये नंबर मान लेते हैं हम, लेकिन ये डायरेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर 2 नंबर रेशो में लिखे गए तो ये उन दोनों की सिंप्लीफाइड फॉर्म है रेशो में लिखने की, तभी तो डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर नंबर एक्चुअल होते तो यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस 210 होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रेशो में लिखने के बाद नंबर्स को काट के सिंपल फॉर्म में लिख दिया जाता है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। अब इसमें कुछ चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। कॉस्ट प्राइस जिस पे प्रोडक्ट खरीदा जाता है, सेलिंग प्राइस जिस पे प्रोडक्ट बेचा जाता है। हमें निकालना है रेशो ऑफ सीपी एंड एसपी। तो पहले लिख लेते हैं कि निकालना क्या है। हमें ये निकालना है। बोला गया है एक आर्टिकल है जिसको 250% प्रॉफिट पे बेचा गया है। अभी हमने परसेंटेज वाले में एक कॉन्सेप्ट सीखा था। 250% का मतलब होता है ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, ये होती है हमारी इंक्रीज्ड वैल्यू। यहाँ पे गेन में प्रॉफिट में बेच रहा है तो इंक्रीज्ड वैल्यू है, अगर लॉस में बेचेगा तो ये डिक्रीज्ड वैल्यू भी यही होती है। तो अगर इनिशियल वैल्यू 100 थी और 250 से प्रॉफिट में बेचा गया तो उसकी फाइनल वैल्यू 350 हो जाएगी। तो यानी कि इनिशियल वैल्यू यानी कि सीपी, फाइनल वैल्यू यानी कि एसपी, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है आपसे। 100:350, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो रेशियो हो जाएगा 2:7। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और कुछ करनी है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम इनिशियल वैल्यू किसको ले रहे हैं और इंक्रीज वैल्यू, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको पता होना चाहिए जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, जो न्यूमरेटर में है वो क्या है, और चीजों को उनकी हेल्प से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दोबारा से NPR/100। यहां पे N था नंबर ऑफ ईयर्स, P था प्रिंसिपल वैल्यू, R था रेट ऑफ इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला था जो हमने यूज किया था। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कितने साल लगेंगे 8400 को 11,928 बनने में, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम दिया हुआ है। अब देखो, जब आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 8400, रेट दिया हुआ है 7%, फाइनल अमाउंट दिया हुआ है, फाइनल अमाउंट है आपका 11,928 रुपए। जब फाइनल अमाउंट आपके पास है, प्रिंसिपल आपके पास है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट होगा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 11,928 माइनस 8400, माइनस कर लेंगे इसको, $3528 सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था NPR/100। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 3528, नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, एन ही रखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है 8400 है, रेट आपको पता है 7 है, हटा के 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया। 3528 इज इक्वल टू x इंटू 84 इंटू 7। अब 84 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 7 4 जा 28, 8 7 जा 56, 56 और 2 588, 588। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे 3528 डिवाइड बाय 588। अब देखो, इसको डायरेक्ट काटने की जरूरत है भी और नहीं भी है, दो तरीके से सीख लेते हैं। देखो यहां पर है इंटीजर्स, कोई डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये डायरेक्ट कटेगा। अब 8 के टेबल में आपको ये देखना है यूनिट डिजिट किस पे लेता है। अगर सपोज करो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा, यानी कि नहीं काटेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 0 आएगा लास्ट में, यानी कि नहीं कट हो रहा।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, लास्ट की यूनिट डिजिट 6, यहाँ पर 8 है। देखो यहाँ पे 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48, यानी कि डायरेक्ट ये नंबर 6 पे कट होगा, यानी कि आपको n की वैल्यू 6 मिलेगी यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इतना लंबा प्रोसेस पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा क्या? आपको शॉर्ट ट्रिक्स टाइम के साथ समझ में आएंगी कि बहुत सारी चीजें यहां से आप स्किप कर सकते हो। ये जो सारी चीजें थी यहां पर, ये आप स्किप करके डायरेक्ट इस वैल्यू पे आ सकते थे, कि जब आपको पता हो कि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा डायरेक्ट इन दोनों को माइनस करके, और कितने साल के लिए निकालना है, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिखोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिखोगे और डायरेक्ट फिर आप n की वैल्यू लिख दोगे। ये सारा प्रोसेस ये समझने के लिए है कि जो जो वैल्यूज दी गई है वो वैल्यूज को यूज करके हम आइडेंटिफाई क्या क्या करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है उसको दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। इसलिए हम लंबा मेथड यूज कर रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर हो जाए कि क्या चीज क्या डिनोट करती है। डायरेक्ट तो वैल्यू निकल ही सकती है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए ना कि 8400 क्या है, 11928 क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो वो यूज कहाँ पे होगा। तो ये सब चीजों के लिए हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एवरेज का। इन क्लास 8 30 बच्चे हैं, जो कि मैथ्स का एक टेस्ट लिया गया है। अब इसमें बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 90 है, और जो दूसरे बचे हुए बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर 75 है। तो एवरेज स्कोर पूरी क्लास का क्या होगा, ये पूछ रहा है। एक बारी कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर आपको 3 टर्म दी गई है 1 2 3, तो ऊपर लिखेंगे आप सम 3 2 5 और 1 6 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, तो एवरेज हो जाएगा 2। यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अरिथमेटिक में मेन जो गेम होता है वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का होता है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और क्या निकालना है, तो आप अगर बेसिक तरीके से भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपकी स्पीड बेसिक तरीके से भी बहुत अच्छी हो सकती है, जबकि शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज करेंगे आगे जाके। लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन बेसिक तरीके से बोल क्या रहा है, और क्वेश्चन बेसिक तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स होंगे वो सारे आपके दिमाग में चलने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो 30 है, उसने बोला कि जो शुरू के 10 स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज स्कोर 90 था। अब सम निकालने के लिए देखो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एवरेज उसने बोला है 90 था, 90 इज इक्वल टू सम, कितने बच्चे थे पहले 10 बच्चे थे, तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। तो जो पहले 10 बच्चे थे उनका जो अलग अलग स्कोर आया उनका सम था 900। अब उसने बोला द अदर स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 75। अब जो दूसरे बच्चे थे उनका एवरेज 75 है। सम, अब कितने बच्चे थे जो दूसरे बच्चे थे, तो पहले 10 बच्चों का तो बता दिया उसने, टोटल बच्चे थे 30, तो बचे हुए बच्चे कितने होंगे 20, तो इनका सम कितना आ जाएगा 1500। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 दूनी 150 और 0 पीछे लग जाएगा। ठीक है, तो इनका सम आ गया ये। तो जो पहले 10 बच्चे थे उनका सम था ये, लास्ट के जो 20 बच्चे थे उनका सम था ये। अब जब उसने बोला है ओवरऑल एवरेज बताना है होल क्लास का, तो एवरेज ऑफ क्लास जब निकालोगे आप तो सबका सम चाहिए आपको अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर सबके सम की बात करेंगे तो ये पहले 10 बच्चों का सम था, ये लास्ट के 20 बच्चों का सम था, तो टोटल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1500 और 900 2400 हो जाएगा। तो टोटल सम कितना आ जाएगा 2400। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 30, कट कर देंगे 80, एवरेज कितनी आ जाएगी आपकी 80। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है।
अब देखो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है, ये मैं आपको बार बार फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। एग्जाम में ये सब नहीं लिखते हैं बच्चे, डायरेक्ट पता होता है कि सम निकलेगा तो एवरेज को टोटल नंबर जो स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे या जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सम आ जाएगा। सम से अगर आपको सम और एवरेज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाती है, एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे तो सम निकल जाता है। तो जो इनका इधर से उधर करना होता है तो बच्चों को वो फॉर्मूला अगर दिमाग में होता है तो इजीली वो फाइंड आउट कर ले, तो ये डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं बच्चे। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अगर आपको टोटल एवरेज पूछा गया तो आप ये निकाल सकते हो डायरेक्ट। और भी तरीके होते हैं वो हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स होती है कि आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको पहले हम बिल्कुल ही कॉमन सेंस से समझेंगे कि जब स्पीड की बात हो रही है, एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कैसे क्या करना है, पहले वो चीज समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है दो गुड्स ट्रेन है, एक की लेंथ ये है और एक की लेंथ ये है, पैरेलल ट्रैक्स पे एक दूसरे की तरफ चल रही है, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स। पहली ट्रेन की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है कि दोनों ट्रेन को टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए आफ्टर मीटिंग। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जब पैरेलल ट्रैक्स पे एक ट्रेन इस तरफ और दूसरी ट्रेन इस तरफ, ट्रेन की बात हो रही है यहां पे, पैरेलल ट्रैक्स पे ही एक ट्रेन इस तरफ और दूसरी ट्रेन भी इस तरफ, तो स्पीड के साथ क्या होता है। अब इसको एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं। मान लो एक आप हो और एक आपका दोस्त है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हो तो आपको क्या लगता है कि जब आप लोग एक पॉइंट पे मिलोगे तो वो जल्दी मिलोगे या आप एक इस ऐसे भाग रहे हो और दूसरा भी ऐसे भाग रहा है, तो जब आपकी स्पीड x है और दूसरे की स्पीड y है तो इस केस में मिलोगे। जब हम एक दूसरे की तरफ भागते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो जल्दी कवर होता है, इसलिए स्पीड प्लस होती है। जब एक दूसरे के अगेंस्ट भागते हैं यानी कि एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो यानी कि स्पीड माइनस करते हैं हम। समझ में आया? जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे एक स्टेप रखा, यहाँ पे एक स्टेप रखा, तो डिस्टेंस जल्दी कवर हुआ, लेकिन अब अगर आपने एक स्टेप रखा और उसने उधर की साइड एक स्टेप रखा तो डिस्टेंस तो कम ही नहीं हुआ। अगर सपोज करो सेम स्टेप रख रहे हो आप, आपके स्टेप का डिस्टेंस या वैल्यू सेम है, 2 मीटर आप चलते हो एक स्टेप में, वो भी 2 मीटर चलता है, तो डिस्टेंस तो कम ही नहीं हो रहा है। इसी वजह से जब आप एक दूसरे की तरफ बढ़ते हो और तो स्पीड प्लस हो जाती है और सेम डायरेक्शन में बढ़ते हो तो स्पीड माइनस हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट ट्रेन्स में भी लगता है। तो जब पैरेलल ट्रैक्स पे ट्रेन एक दूसरे की तरफ भाग रही है तो यानी कि उनकी स्पीड प्लस होगी, और जब ट्रैक्स पे सेम डायरेक्शन में भाग रही है तो स्पीड माइनस होगी। अब यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि मिलने के बाद दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। अब देखो ट्रेन ऐसा तो है नहीं, एक पॉइंट है, यहां से यहां तक ट्रेन की लेंथ होगी, सपोज यहां पे 132 है इसकी लेंथ 108 है। तो जब ये आपस में मिलेंगी पहले और फिर क्रॉस करेगी तो यानी कि इनका टिप यानी कि आखिरी डब्बा जब क्रॉस कर जाएगा तो ये ट्रेन यहां तक आ जाएगी और ये ट्रेन यहां तक आ जाएगी, तभी ट्रेन आपस में क्रॉस कर गई है, तभी माना जाएगा। ट्रेन का इंजन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर गया वो नहीं माना जाएगा कि ट्रेन क्रॉस कर गई है एक दूसरे को। क्रॉस करने का मतलब होता है पूरी ट्रेन दूसरी पूरी ट्रेन को क्रॉस कर गई है, ये इस चीज का मतलब होता है। तो यानी कि उन दोनों को ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है मिलके। अब एक ट्रेन की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमने बताया था कि एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो स्पीड होगी प्लस, एक की है 32 किलोमीटर पर आवर, एक की है 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 132 था और एक था 108, तो कितना हो जाएगा 240, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। मीटर में है ये ध्यान रखना, ये किलोमीटर पर आवर में है इन दोनों की स्पीड। अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते क्योंकि आंसर तो सेकंड में आ रहा है, क्योंकि हमें चलना भी 240 मीटर ही है। तो जब 72 किलोमीटर को है पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे
तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डायरेक्ट काट देंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। अब इतनी स्पीड है, इतना डिस्टेंस है, टाइम निकालना है। फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितनी है 20, यानी कि 12 सेकंड लगेंगे ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखने वाली ये चीज है, जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो स्पीड प्लस होगी, जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस होगी। यही इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा तो हम सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में सीख ही चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी पहले बता चुका हूं। उसके अलावा तो और कोई चीज है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी। दिया क्या हुआ है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में आपको दोबारा बताता हूं, डाउन स्ट्रीम मतलब जब रिवर इस तरफ जा रही है और आपकी बोट भी इस तरफ जा रही है। दोबारा क्या नाम, अपस्ट्रीम में का मतलब होता है रिवर इस तरफ जा रही है, आपकी बोट इस तरफ जा रही है। जब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड यहां पे निकलेगी। देखो स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर, टाइम कितना है 5, तो यानी कि 11 आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्ट्रीम की स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 55 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 11, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब दोबारा मैं बता देता हूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा स्पीड ऑफ बोट ट्वाइस हो जाती है, तो यानी कि स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं तो ये ट्वाइस हो जाता है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब इन दोनों को माइनस करके, इक्वेशन को माइनस करने की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब एक है 11, एक है 5, दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड ऑफ बोट। अगर आपसे पूछता स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है तो आप दोनों को माइनस करते, 11 में से 5 गया होगे। अगर आप यहां पे लिखेंगे, मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे मैं दोबारा कर दूंगा, 11 माइनस 5/2। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये 2 कहां से आ रहा है, तो एक बार मैं इसमें सॉल्व करके दोबारा बता दूंगा। 7/2 हो जाएगा यानी कि 3.5। अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार सॉल्व करके मैं बता देता हूं। देखो, तो ऐड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बोट। दोनों स्पीड प्लस करा हमने, यहां पे भी प्लस किया और यहां पर 6 आएगा, यानी कि स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड थी, अपस्ट्रीम स्पीड थी, तो हमने दोनों को प्लस किया। ये जो 2 था ये नीचे आता है, यहाँ पे जब हमने प्लस किया 11 + 5 16 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 नीचे आएगा, स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 8, इसलिए ये 2 नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी यही चीज होगी, जब हम माइनस करेंगे तो ये 2 ऐड करके ट्वाइस हो जाएगा, और इसलिए डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर इसलिए 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया था, इसलिए अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को
वरुण और राजू के काम करने की बात कर रहा है। वर्किंग टुगेदर, ध्यान रखेंगे वरुण और राजू पहले बात कर रहा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 40 घंटे लेते हैं। वरुण अगर अकेले काम करेगा सेम काम तो वो 50 घंटे लेता है। पूछ रहा है नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय राजू टू कंप्लीट द जॉब अलोन। राजू कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में? देखो पहले वरुण और राजू काम कर रहे थे 40 आवर्स में, वरुण काम कर रहा है 50 आवर्स में। लास्ट वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखो ये एफिशिएंसी थी, 5 एफिशिएंसी है वरुण और राजू की, 4 एफिशिएंसी है वरुण की। अब यहां पे अगर आप 4 एफिशिएंसी रखोगे तो राजू की एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगा कि 1 है। अगर राजू की एफिशिएंसी 1 है और टोटल वर्क 200 है, तो अगर हम टाइम निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी अगर हम कर देते हैं तो हमारा टाइम आ जाता है 200 आवर्स। यानी कि राजू को जो टाइम लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए वो है 200 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है टाइम एंड वर्क का, इसमें भी बस लैंग्वेज को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पर लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर पाइप टैंक को भर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में यहां भी काम ही हो रहा है। बोला गया पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स, पाइप एम 45 आवर्स। दोनों पाइप को साथ में खोला गया है, एम्प्टी पूल है, तो पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा दोनों को भरने में उसको। देखो एल लेता है 30 आवर्स, एम लेता है 45 आवर्स। दोनों का एलसीएम लेंगे 90 एलसीएम आ जाएगा। 90 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। बोल रहे हैं दोनों साथ में अगर स्टार्ट किया, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड इन एन एम्प्टी पूल, दोनों साथ में अगर स्टार्ट करेंगे तो दोनों एफिशिएंसी प्लस हो जाएंगी, यानी कि एफिशिएंसी हो गई 5। तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क को, यानी कि 90 को टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 आपका आंसर आ गया। काटेंगे आप 5 से तो 18 पे चला जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, टाइम एंड वर्क के और पाइप एंड सिस्टम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, बस लैंग्वेज का फर्क है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अरिथमेटिक में ज्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। लैंग्वेज आपको समझ में आ गया तो सिर्फ जो बोल रहा है वो फॉलो करना है और आपको बाद में आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोर पुलिस का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पुलिसमैन है चोर को पकड़ रहा है, पुलिस की स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर, ये पुलिसमैन की स्पीड है। डिस्टेंस है दोनों के बीच में 1300 मीटर। चोर भाग रहा है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा है कितने टाइम बाद पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। दोनों भाग रहे हैं बाइक पे, बाइक पे तो एक पिक्चर आई थिंक जिसपे चोर भाग रहा होता है, आगे पीछे पुलिस भाग रही होती है, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन बना दिया एसएससी वालों ने। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज यहाँ पर पुलिसमैन है, यहाँ पर थीफ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1300 मीटर। इसकी स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर। लास्ट लेक्चर में हमने समझाया था कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है ये उसी स्पीड से ट्रेवल होगा जो डिफरेंस होगा चोर की स्पीड में और पुलिस की स्पीड में। क्यों? क्योंकि अगर दो इंडिविजुअल सेम स्पीड से भागते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। इसलिए जो बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको अगर खत्म करना है तो जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है पुलिस की उसी से वो डिस्टेंस कवर किया जाता है। तो 1300 मीटर यहाँ पे बीच में डिस्टेंस है, दोनों के बीच में स्पीड का डिफरेंस कितना है वो देख लेते हैं एक बारी। तो यानी कि स्पीड का डिफरेंस है 18 किलोमीटर पर आवर। भाई पुलिस की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है, चोर की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की 82 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा पुलिस को पकड़ने। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस है हमारा 1300। स्पीड अब देखो यहाँ पर मीटर में है, स्पीड तो हमारी किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं पहले। तो जब स्पीड 18 है क्या है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों करेंगे, ये हमने पहले कन्वर्जन में देख चुके हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 18 से 18 कट गया तो स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 0 हो जाएगा, 5 6 30, 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा। 260 सेकंड का टाइम लगेगा पुलिस को पकड़ने के लिए, जो कि चोर 1300 मीटर आगे है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन यूज किया गया है। लास्ट लेक्चर में सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई फ्रैक्शन नहीं था। कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड मास का यूज करते हैं। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ए का मतलब एडिशन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, डी का डिवाइड, ओ का ऑर्डर, बी फॉर ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं, 1/6 डिवाइड का साइन हट के मल्टीप्लाई का आ जाता है अगर आप आगे वाली यूनिट को रिवर्स कर देते हो। 9/1 लिख लीजिए इंटू 2/3, ये ब्रैकेट के अंदर, इंटू 18 + 5, 2 3 6, 3 3 9, 3 से 3 चला गया, 1 आ गया, इंटू 18 + 5, 18 हो जाएगा +5, 18 5 23। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको ये समझ में आना चाहिए डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। a + 1/a, x + 1/x, y + 1/y, कुछ भी बोल के दे देता है। a² + 1/a² पूछता है, a³ + 1/q a³ पूछता है, 5 में भी पावर में पूछता है। काफी सारे क्वेश्चन है जो इसी से बन जाते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। a + 1/a कैसे करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था a + 1/a से a² + 1/a², यानी कि जो फॉर्मूला है स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि x + y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, a² + b² + 2ab। यहाँ पर भी यही चीज है, a + 1/a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b टर्म जो है उसका स्क्वायर + 2a, कितना है a ही है, b वैल्यू कितनी है 1/a, तो a से a कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a² + 1/a² + 2, यानी कि इसको स्क्वायर करने पे ये वैल्यू हो जाती है। हमें निकालना ये है, साथ में 2 भी है इसमें। अब यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 144 हो गया, = a² + 1/a² + 2। अभी 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 - 2 = a² + 1/a²। वैल्यू आ जाएगी a² + 1/a² की 142। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब लास्ट में बताया था हमने कि इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे, अगर आपको ये याद है कि जब प्लस का फॉर्मूला होता है तो साथ में इसके +2 आता है, जो कि उधर जाके -2 हो जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, और जो इधर से 2 लिया जाएगा वो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2 आएगा। तो 4 में से 2 में से लास्ट यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। देखो किस में यूनिट डिजिट 2 है, सिर्फ इसी में है, तो इसलिए ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यूनिट डिजिट अगर अलग अलग हो तो भी ये आसान हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल को यूज किया गया है। ट्रायंगल की बात करते हैं तो पहले ट्रायंगल समझ लेते हैं, हमने ट्रायंगल नहीं देखा है। सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3 साइड होगी, ये 3 एंगल भी होंगे, सपोज x y z। कोई भी ट्रायंगल हो, उन ट्रायंगल के जो अंदर के एंगल्स बनते हैं, एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं मैं, इनका सम x + y + z हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलेंट ट्रायंगल, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, ये प्रॉपर्टी सब में काम करेगी। यानी कि जो अंदर के ट्रायंगल्स के एंगल्स होंगे उन सब का सम हमेशा 180 आएगा।
यहाँ 60 भी हो सकता है या वेरी भी कर सकता है, कोई दो एंगल सेम भी हो सकते हैं, एक अलग हो जाएगा, तीनों अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन तीनों का सम 180 ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं हो सकती कि आपके तीनों एंगल का सम 180 से कम आ रहा है या 180 से ज्यादा आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पर, अगर ये ट्रायंगल है ऐसे और आप किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, तो यहां पर भी एक एंगल बन गया। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसकी वैल्यू इसके और इसके इक्वल होती है। अगर इसकी वैल्यू a है तो इन दोनों का सम, ये x है ये y है, तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अगर हर ज्योमेट्री के हर एक थ्योरम का प्रूफ करने लगे तो आई थिंक मैथ्स को तो खत्म करने में 1 साल से ज्यादा ही लग जाएगा। इसलिए कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो हमें डायरेक्ट याद रखनी है, जिनका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन में और डायरेक्ट आंसर आता है। ये जो पिछले क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी हम इन्हीं चीजों का यूज करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी और क्यू की वैल्यू 84 है, यानी कि दिस एंगल और दिस एंगल। अब हमने देखा था तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम 180 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है P और Q की वैल्यू 84 है, यहां पर P और Q को हम 84 रख सकते हैं, प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल R की वैल्यू निकालनी है 180, 84 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल R देखो 180 में से 80 चले गए तो 100 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, 100 में से 4 गया 96 बचेगा, तो एंगल R की वैल्यू हो जाएगी 96। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो ये PYQs ही कर रहे हैं हम। एसएससी कभी कभी इतने बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि पेन उठाने की तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इतने आसान क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप ज्योमेट्री शुरू करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ना, कोई पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ा होगा ज्योमेट्री का, ये सबसे पहले समझाया जाता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो कभी कभी इतने बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसलिए PYQs पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है कि एसएससी पूछ क्या रहा है आजकल, किसने बेसिक लेवल पूछ रहा है, अगर टफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस लेवल के टफ है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेपर में सारे क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी होते हैं कि आप 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लेंगे, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 1 मिनट 1.5 मिनट ले जाएगा, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। सारे 25 में से 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, नहीं तो पेपर ही पूरा नहीं होएगा। आपको ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो तीनों को ध्यान में रख के आपको प्रैक्टिस करनी है। आप पूरी प्रिपरेशन टफ क्वेश्चन की तरफ जाके नहीं दिखा सकते कि आप हर टाइम टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है प्रिपरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल बनाई थी, जिसमें टेबल में ये देखा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग डिग्रीज पे वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की सेम वैल्यू किस डिग्री पर होती है। तो एक बार ये टेबल दोबारा से बना लेते हैं, रिकॉल कर लेंगे। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में टेबल लिख लेते हैं, उसके बाद जो 3 है वो मैंने आपको बताया था कि इन्हीं का रिवर्स हो जाता है, तो आप वो वैल्यूज भी आसानी से लिख पाएंगे। 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। साइन 0 पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। कॉस थीटा निकालने के लिए बताया था, इसको रिवर्स कर दो, जो 90 पे है वो 0 पे आ जाएगा, जो 60 पे है वो 30 पे आ जाएगा, जो 45 पे है वो 45 पे ही रहेगा, जो 30 पे है वो 60 पे आ जाएगा, और जो 0 पे है वो 90 पे आ जाएगा। tan पे बात कर रहे हैं, tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर भी यही चीज करेंगे, 0/1 0 होता है, दिस बाय दिस करोगे तो आपको 1/√3 मिलेगा, दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस करोगे आपको √3 मिलेगा, दिस बाय दिस करोगे नॉट डिफाइंड मिलेगा आपको।
तो अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, एट व्हाट एंगल द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा हैव द सेम वैल्यू। अब टेबल में देखते हैं कि साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू सेम कब आ रही है। 0 डिग्री पे सेम है, नहीं है। 30 पे सेम है, नहीं है। 60 पे सेम है, नहीं है। 90 पे भी सेम नहीं है। 45 पे देखो, 45 पे वैल्यू सेम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पे सेम वैल्यू दे रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें टेबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको टेबल कितने अच्छे से याद है। अब हम टेबल बार बार तो नहीं बनाएंगे, मैंने पिछली क्लास में भी टेबल बना के दिखाया आपको, इस क्लास में भी टेबल बना के दिखाया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। इवन जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे नहीं लिखे हैं उनकी भी वैल्यूज़ आपकी टिप्स पे होने चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कोसेक थीटा कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है तो आप बता सको एकदम से, रिकॉल किए बिना, आपके दिमाग में होना चाहिए। वो रखना जरूरी है, तभी जो बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है। तो रेक्टेंगल को देख लेते हैं एक बारी, रेक्टेंगल क्या चीज है। रेक्टेंगल एक ऐसी ज्योमेट्रिक रेशो है, सॉरी फिगर है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ऐसे डिनोट कर लेते हैं इसको। यही रेक्टेंगल के बारे में इसी पे बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी इस पे एंगल पे बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा इनके, कभी डायगोनल के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, कभी इसका एरिया पूछेगा, कभी पेरीमीटर पूछेगा। तो जिस जिस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे उस तरह के हम फॉर्मूले को मैं आगे डिफाइन करता रहूंगा आपको। अभी जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो बोल रहा है कि एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है। सपोज ये लेंथ है 52 मीटर, ये ब्रेड्थ है 9 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 52 इंटू 9 यानी कि 468। अब देखो मैंने डायरेक्ट 468 कैसे लिखा, ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। 9 टू ज़ा 18 यानी कि लास्ट में 8 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए ही मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है कि आप ऑप्शन पे भी ध्यान रखेंगे। हर बार मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी आप यूनिट डिजिट से या कोई भी ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, उन सब चीजों का यूज करना होता है। तो आज के लेक्चर के 15 क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी क्या नाम है, आप लोग जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर मिल जाएगा, या इस लेक्चर की PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताया कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आई थिंक फ्राइडे को ये वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो मंडे को आएगा। तो मंडे तक सैटरडे एंड संडे जो जितने भी लेक्चर अपलोड हो जाते हैं उनको आपको रिवाइज करना है। मंडे से फिर लेक्चर शुरू करेंगे, मंडे टू फ्राइडे फिर वही चलेगा। उसके बाद आई थिंक इन 15 डेज 15 to 20 डेज के अंदर एक रिवीजन सेशन रखने का भी प्लान है। देखते हैं वो किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। अगर आपके डाउट्स होते हैं या आप कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं हुई है आप लोगों को, वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो वो नोट करके रख ली जाएंगी। रिवीजन सेशन में उनको दोबारा से रिवाइज करा दिया जाएगा। तो आपकी पीछे की जो चीज़ है बैकलॉग में कुछ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें कराई गई हैं पीछे वो आपको सब क्लियर है, तभी आगे बढ़ने का फ़ायदा है। नहीं तो पीछे चीज़ें छूटती जाएंगी, आगे कोर्स पाइलअप होता जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में जाके जब आप मॉक अटेम्प्ट करने लगेंगे तो मार्क्स वहाँ पर नहीं आएंगे, तो पूरी क्लासेस करने का कोई फ़ायदा नहीं हो। इसलिए जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए कमेंट में बताना,
ताकि एक रिवीजन सेशन रख सकें। वही सारी चीज़ों का कंपाइलेशन एक पीपीटी हम बना लेंगे, उसी चीज़ को दोबारा से रिवाइज करा देंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना लेक्चर को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।